मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस छोटे से निर्देशात्मक लेक्चर के अंतर्गत मैं आप सबसे एक निबंध के बारे में बात करने जा रहा हूं और यह निबंध 2021 की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया था, जो जनवरी 2022 में आयोजित हुई थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक दो बातें विशेष रूप से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। फ्रेंड्स, यह जो निबंध का पेपर है, इसके अंतर्गत जो भी निबंध के विषय दिए गए हैं, मैं चाहूँगा कि आप उन सभी विषयों को बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ें। एक दो बार पूरे निबंधों को पढ़ जाए, सारे विषयों को देख लें और इसके बाद इसके जो एक एक निबंध हैं उन पर विचार करें। आप देखेंगे कि टोटल 8 निबंध दिए गए हैं। बेहतर होगा कि एक विषय को एक दिन उठाएं और जब भी वक्त मिले उस पर सोचने की कोशिश करें कि यह जो निबंध है कहा क्या जा रहा है, यानी कि उस निबंध को समझने की कोशिश करें। और यदि आप यह निबंध लिख रहे होते तो उसमें आप क्या क्या लिखते। देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप सीधे पेपर को पढ़ें, ए सेक्शन से एक निबंध, अच्छा मैं इसे लिखूंगा, उस पर आप सिर्फ विचार करें और इसके बाद एक निबंध खंड बी से चुन लें और उस पर विचार कर लें। बात खत्म हो गई, आपका काम भी बन गया। परीक्षा में तो आपको यही करना है, लेकिन मैं यहाँ इससे थोड़ी अलग बात कह रहा हूँ और वह यह कि सभी निबंधों पर विचार करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। सवाल यह नहीं है कि आप इसमें से 2 निबंध बना लेंगे, सवाल यह है कि आप निबंध बनाएंगे कैसे, आप निबंध लिखेंगे कैसे। फिलहाल तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, यह आप जरूर करें और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इस बार जो निबंध का पेपर आया है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस बार का मतलब है वर्ष 2021 के मुख्य परीक्षा में जो निबंध के विषय दिए गए हैं, वास्तव में यही वो विषय हैं जो निबंध के रूप में दिए जाने चाहिए। इससे पहले जो निबंध आते थे, खासकर खंड बी में, आपने देखा होगा कि उनका संबंध कहीं ना कहीं बिल्कुल करंट अफेयर्स से हो जाता था, जनरल नॉलेज से हो जाता था। तो वहाँ आपकी जो सीमाएं हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं। लेकिन जब इस तरह के विषय दिए जाते हैं जो अभी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सीमा को तोड़कर एक असीमित क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। आपको इतना बड़ा मैदान मिलता है कि आप वहाँ अपने मन से बहुत सारी कल्पनाएं करके, बहुत सारे ज्ञानों को बटोर करके और अपना निबंध लिख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो दोस्तों, पहली बात तो यह कि आप ऐसा करें। अब दूसरी बात, मैं उसके बारे में आ रहा हूं जिस निबंध की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इस निबंध को मैं आपको लिख कर नहीं बता रहा हूं, मैंने इस पर निबंध नहीं लिखा है और जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि देखिए, मेरा जो निबंध होगा उसमें मेरे विचार होंगे, मेरी अपनी भाषा होगी। और अगर आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, इसे एक बार सुन लेंगे, तो मैं जानता हूं कि आपका जो दिमाग है वो अपना जो विस्तार है वो करना बंद कर देगा। मेरी पढ़ी हुई बातें, मेरी अपनी भाषा बार बार आपको परेशान करती रहेगी और हो सकता है कि आपका आत्मविश्वास भी कम हो जाए कि अरे यार, हम इससे अच्छा तो लिख ही नहीं सकते, तो अब क्या सोचें, क्या करें। इसलिए मैं जानबूझकर इस पर निबंध आपको पढ़कर सुना नहीं रहा हूँ। तो फिर आप सोच सकते हैं कि तो फिर सर, इस लेक्चर में आप करेंगे क्या। जी हाँ, मैं करने ये जा रहा हूँ कि इस निबंध को आप लिखेंगे कैसे, इसके बारे में मैं आपको दिशा निर्देश देने जा रहा हूँ। मैं अपनी ओर से कुछ पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा कि आप इन पॉइंट्स को अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं, लेकिन यही पॉइंट्स सब कुछ नहीं है, ये मेरे अपने पॉइंट्स होंगे। मान लीजिए कि मैं निबंध लिखता तो इस तरीके से मैं लिखता, लेकिन निबंध की खूबसूरती यही है कि आप लिखेंगे तो आप अपने तरीके से लिखेंगे, थर्ड पर्सन लिखेगा तो वह अपने तरीके से लिखेगा, हर कोई अपने अपने तरीके से लिखेगा। तो मैं आपके सामने अपना तरीका पेश कर रहा हूं, लेकिन इससे एक बात जरूर है कि आपको दिशा बोध अवश्य हो जाएगा कि हाँ, इसमें क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आप उन पॉइंट्स के आधार पर निबंध लिखने की कोशिश करें, अपने स्तर पर कोशिश करें और प्लीज ऐसा करें।
प्रैक्टिस करने के लिए आप यूं कह लीजिए, मैं आपको एक स्केच दे रहा हूं। मैंने स्केच बना दिया है, मैंने स्केच तैयार कर दिया है। अब उसमें आप अपने ढंग से रंग भरिए कि आप उसे कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कहाँ कहाँ किस रंग का आप इस्तेमाल करेंगे, या आपकी अपनी कलाकारी होगी। तो आपको मैं अपनी कलाकारी के प्रदर्शन का अवसर प्रदान कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि ऐसा किया भी जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए अब इसी विषय की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं आफ्टर ऑल मैंने निबंध चुना कौन सा है। मैंने जो निबंध चुना है, आपके खंड ए का जो दूसरा निबंध है वह चुना है, और जानबूझकर इसे चुना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी व्यापकता ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और ख़ासकर इसकी खासियत एक ये भी है कि ये किसी भी इस तरह के निबंधों के केंद्र में होता है, यानी कि इसमें मैं आपको बहुत से जो पॉइंट्स बताऊंगा वो दूसरे जो निबंध हैं उनमें भी आपके काम आ सकते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने इस निबंध को चुना है। अब देखिए कि निबंध का टाइटल क्या है। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, सेमीकोलन। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। यहां मैं जरा सा आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो अवेयरनेस ऑफ मी दिया है, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, इसका जो हिंदी अनुवाद किया है कि आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। तो अवेयरनेस के लिए जो संस्कार शब्द अनुवादित किया गया है, रखा गया है, वह सही शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम एकदम अलग भी नहीं कह सकते। अवेयरनेस का होता है मेरी अपने बारे में धारणा, परसेप्शन की जगह भले ही वहाँ अवेयरनेस शब्द का उपयोग किया गया, या मेरी अपने बारे में सजगता, मेरी अपने बारे में समझ क्या है, यानी कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, अवेयरनेस का ये मतलब है। संस्कार शब्द थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप निबंध को समझने की कोशिश करेंगे तो आप संस्कार शब्द को किनारे कर दीजिए और सीधे सीधे जो आपकी समझ बनती है आप उस पर आइए और अपना निबंध लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि निबंध में उतना एकदम कोई तकनीकी शब्दावलियों का उपयोग नहीं होता कि आप एग्जैक्ट वही लिखेंगे, आप उससे हट करके ही लिखेंगे। अब ये एक लाइन दे दी गई कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। अब वो कह रहा है कि आप इसे समझाइए, लोगों को समझाइए कि ये है क्या मामला, बस अब आपको समझाना है। आइए दोस्तों, अब मैं आता हूं सीधे सीधे इस पर कि आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे। पहली बात, जब आप इसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये कठिन सा लगेगा, ये सूत्र वाक्य जैसा लगेगा, या यूं कह लीजिए कि ये कोटेशन जैसा लगेगा, कोट लगेगा, जैसे किसी विद्वान का ये कोई कोट हो सकता है कि किसी मनोवैज्ञानिक का ये कथन भी हो, हम नहीं जानते है ना, लेकिन बहुत पॉपुलर कथन नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत होती है। ये मतलब कोई नई बात नहीं कही जा रही है। जो भी मनोविज्ञान की थोड़ी सी समझ रखते हैं या व्यावहारिक जीवन को देखने समझने की कोशिश करते हैं, उनके पास इसका खूब सारा अनुभव होता है और बातचीत के दौरान वे इसकी चर्चा भी करते रहते हैं। तो जो पहली बात है वो यह है कि कोई भी निबंध हो, खासकर जहां इस तरह के वाक्यों के प्रयोग किए गए हों जो थोड़े से जटिल किस्म के हों, जो थोड़े से गहराई वाले हों, या कह लीजिए कि जो थोड़े से फिलॉसफिकल अंदाज वाले हों, तो बहुत जरूरी है कि आप उसे समझें। समझना इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा दरवाजा देखते हैं और दरवाजे पर एक ताला लटका हुआ है जो बंद है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको सिर्फ दरवाजा दिखाई दे रहा है, दरवाजे के पीछे क्या है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका दिमाग कहां तक सोचेगा? दरवाजा तक ही सोचेगा। अब अगर दरवाजे के बारे में लिखना शुरू करें तो लंबाई, चौड़ाई, क्या रंग है, क्या उसमें कलाकारी की गई है, बस यही सब लिखेंगे। अब उस ताले में चाबी लगा करके उस ताले को खोल दीजिए और फिर दरवाजा के जो दोनों पट हैं उन्हें खोल दीजिए और अंदर प्रवेश कर जाइए। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अरे बाप रे, अंदर तो इतना खुला मैदान है, गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। अब लिखिए, तो अब आपके दिमाग को क्या दिखाई दे रहा है? आपके दिमाग को गार्डन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके दिमाग के सामने अब एक विस्तृत परिदृश्य है, बहुत ही विशाल भूमि मौजूद है। कहने का इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि अब आपके दिमाग को अपने आप को विस्तारित करने का अवसर मिल गया है।
बस कुल मिलाकर के यहाँ मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इस निबंध को समझ लेंगे तब ये समझ लीजिए कि आपने ताला खोल दिया। अब आपके दिमाग को सोचने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। अच्छा, इस पर भी लिखा जा सकता है, अच्छा इस पर भी लिखा जा सकता है, अच्छा इसको भी पकड़ा जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ रखा जा सकता है, इसके बारे में भी कुछ कहा जा सकता है। यह बात होने लगेगी। तो सबसे पहली बात यह कि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर, प्रैक्टिकल लेवल पर बात कर कीजिए, क्योंकि निबंध प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ही है। जीवन का बहुत ही जो व्यावहारिक पक्ष है उसी की बात ये कह रहा है। जब आप इसे समझेंगे तो सीधे देखिए, दो भागों में इसे बांट दीजिए। इसमें मैं है और आप है, यानी आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। समझने के तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं, तुम ऐसे हो, या बातचीत कर रहे हैं तो उसके बारे में अपनी कुछ धारणा बना करके बातचीत कर रहे हैं कि ये बहुत समझदार व्यक्ति है, ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ये बहुत ही अच्छा और भला आदमी है, ये दूसरों की मदद करने वाला है, ये बहुत कंजूस है, ये बहुत बुरा आदमी है, ये दूसरों का नुकसान पहुंचाता है। आपके दिमाग में रहती है कि नहीं ये धारणा, ये मेरा बहुत अच्छा हितैषी है, ये मेरा मित्र है, इस तरह की धारणा होती है। किसी से भी आप बात कीजिए, आप हमेशा उसके प्रति एक धारणा लेकर बात कर रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मेरे प्रति आपकी जो धारणा बनी है ये बेसिकली मेरे बारे में नहीं है, वो आपकी अपनी सोच है। आपकी जैसी अपनी सोच होगी वैसा ही आप मेरे बारे में धारणा बनाएंगे। रामचरितमानस का वो प्रसंग याद कीजिए, जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं मंच की ओर, तब वहां तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कि भगवान के प्रति, राम के प्रति जिसकी जैसी भावना है, अभी वो भगवान श्री राम में बस वही चीजें देख रहे हैं। कोई उन्हें राक्षस के रूप में देख रहा है, कोई शत्रु के रूप में देख रहा है, कोई प्रेमी के रूप में देख रहा है, कोई राजा के रूप में देख रहा है, कोई भगवान के रूप में देख रहा है। तो राम तो वही है, वो तो एक ही है। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। 10 लोग जो मेरे बारे में सोच रहे हैं और 10 तरीके से सोच रहे हैं, वो उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। मेरी समझ से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा कि जाकी रही भावना, जैसे आप अपने निबंध की शुरुआत इससे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा कि हम अपने निबंध की शुरुआत किसी कोटेशन से, किसी घटना से, किसी संदर्भ से करें, तो उसमें शुरू से ही थोड़ी सी रोचकता आ जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपकी बात का जवाब देगा, बात के बदले में कुछ न कुछ तो आपसे बात करेगा ही ना, कहेगा ही। तो अब आप देखिए कि वो जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि मेरी आपके बारे में क्या धारणा है, वो बोल रहा है कि मैं अपने को क्या समझता हूं, मैं उसके अनुकूल प्रतिक्रिया दूंगा। मैं जो तुमको जवाब दूंगा वो इस रूप में दूंगा कि मैं अभी अपने आप को क्या समझ रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई संत पुरुष है, वो अपने को संत समझता है, अच्छा आदमी समझता है, तो कहेगा कि नहीं भैया ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अच्छा बताओ क्या है, इत्मीनान से बैठाएगा। और पता लगा कि वो कोई बहुत ही ईगोइस्ट आदमी, बहुत ही घमंडी किस्म का आदमी, या कोई अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझता है, तो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि अफसर ही उसके दिमाग में भरी हुई है। अफसर आदमी बहुत आराम से, ठीक है अपवाद सब जगह होते हैं, मैं सामान्य रूप में कह रहा हूं, बहुत सामान्य तरीके से आपकी बातों को नहीं लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं आपके प्रति, मेरी प्रतिक्रिया, आपने एक बात मुझसे कही, उस बात का जो मैं जवाब दे रहा हूं वह मेरा संस्कार है, यानी कि मेरी अपने बारे में अवेयरनेस है कि अभी मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं। अपने को इगोइस्ट समझ रहा हूं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं अपने आप को अच्छा व्यक्ति समझ रहा हूं तो इत्मीनान के साथ बात करूंगा, सीधी सी बात है। तो दोस्तों आ गए, निबंध आपके समझ में आ गया। तो आपने 2 भागों में बांटा, मैं और वह, और इस तरीके से निबंध को समझ लिया। निबंध समझने के बाद फिर आप बिंदु निकालने शुरू कीजिए, इसके पॉइंट्स निकालने शुरू कीजिए, मैं इसमें अब क्या क्या लिखूंगा। तो अब देखिए 2 चीज तो सीधे, अब आपको निबंध को थोड़ा सा समझाना भी चाहिए कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। तो पहले तो ये बताइए कि किसी भी जो व्यक्ति की धारणा किसी के बारे में बनती है तो कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए कि मेरी धारणा लोगों के बारे में बन रही है, तो मेरी धारणा कैसे बन रही है, उसको बनाने वाला कौन है। अपने आप मेरी धारणा नहीं बन गई है ना, मेरी धारणा को किसी ने बनाया होगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो धारणा को बनाती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जानते ही हैं
कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें भरी हुई होती हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता चला जाता है और समय आने पर वो बाहर आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या भरा हुआ है, उससे हमारी धारणा बनती है। जैसे मान लीजिए शहरी लोगों के बारे में हमारी एक धारणा बन गई है, गांव वालों के बारे में एक धारणा बन गई है ना, अफसरों के बारे में एक धारणा बन गई है, पूंजीपतियों के बारे में एक धारणा बन गई है, नेताओं के बारे में एक धारणा बन गई है ना धारणाएं। तो सबकॉन्शियस माइंड का हमारा निर्माण कैसे होता है, आप बाकायदे उसको ले सकते हैं। अगर आपको सोशियोलॉजी की जरा भी जानकारी है और नहीं भी है, जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण का मतलब है हम समाज के सदस्य होते हैं। फिर समाज हमारी धारणाओं का निर्माण करता है। हम जैसे समाज में रहते हैं, उस समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, लोग, व्यवहार, वो सब हमारी धारणाओं का निर्माण करते रहते हैं, है ना। जैसे गांव वाले लोग अक्सर शहर वाले लोगों को थोड़ा सा बेईमान किस्म के, बदमाश किस्म के, चालबाज किस्म के, चालाक किस्म के लोग समझते हैं। हालांकि अब नहीं, पहले तो ये था सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों, हम हैं अनाड़ी। तो ये सब गाने कहाँ से आए हैं? धारणाओं से ही आए ना। उस समय लोग इसी तरह से समझते थे। इसके बाद हमारी अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वह भी हमारे धारणाओं का निर्माण करती है। जब जिससे मैं बात करने जा रहा हूं उसके बारे में मेरी जानकारी क्या है, लोगों ने क्या बता दिया। जैसे मान लीजिए आप मुझसे बात करने आ रहे हैं तो लोगों ने बता दिया भैया वो तो बहुत ही घमंडी आदमी है। तो अब आप मान करके चल रहे हैं कि मैं बहुत ही घमंडी आदमी हूं, तो बड़े डरे डरे से, लेकिन आपको बात करना जरूरी है, बहुत ही डरे डरे से आप आएंगे, सकुचाए से आएंगे और बात करेंगे। लेकिन किसी ने बता दिया कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी है, आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आप बड़े प्रेम से आएंगे। सीधी सी बात है। तो मेरे बारे में आपका ज्ञान क्या है, यह भी धारणाओं का निर्माण करता है। तो इस तरह से पहला हिस्सा आप बना दीजिए कि धारणा कैसे बनती है, और फिर दूसरा हिस्सा ले जाए कि फिर प्रतिक्रिया कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति जो सामने वाला प्रतिक्रिया कर रहा है वो कैसे करता है। तो सीधी सी बात है कि उसकी भी अपनी बारे में धारणा है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, कि क्या वो अफसर आदमी है, वो किसान आदमी है, वो लेने वाला है, वो देने वाला है। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसी के अनुकूल वो प्रतिक्रिया करेगा। आपके बारे में उसकी क्या धारणा है, उसके अनुसार वह प्रतिक्रिया करेगा। उसमें ईगो का लेवल कितना है। जो ईगोइस्ट व्यक्ति है वो बात बात में उखड़ जाएगा, चिड़चिड़ाता रहेगा। ईगो उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करेगा, बनाएगा। उसका अपना आचरण, उसके अपने संस्कार, उसका अपना चरित्र कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बहुत मायने रखता है। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर किसी वैद्य से इलाज कराने जा रहे हैं तो बाकायदे उसका मिजाज पूछ लीजिए। उर्दू में कहावत है कि वैद्य से इलाज कराने जाने से पहले पता कर लीजिए कि उसका मिजाज कैसा है। अगर मिजाज अच्छा होगा तभी आप उससे इलाज कराने जाइए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है ना। तो उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अब इसे तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन फिर भी कभी कभी पता लग जाता है कि भैया नहीं अभी तो बहुत नाराज चल रहे हैं, अभी उनसे झगड़ा हुआ है, उसको बहुत डांटा है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें काउंट करती है। तो थोड़ा सा ये लिख दीजिए कि सामने वाले की प्रतिक्रिया कैसे होती है। आपने निबंध को समझा दिया कि निबंध में कहना क्या चाह रहा है। बाकायदे उदाहरण दे दे करके बात कीजिए, प्रैक्टिकल उदाहरण दीजिए। जरूरी नहीं कि कोई ग्रंथों के ही उदाहरण हो, कोई इतिहास के ही उदाहरण हो। अगर वहां से ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दैनिक जीवन के उदाहरण देने लगिए। इसके बाद फिर अब सामग्री जुटाइए आप दूसरी तरह से। जैसे अभी मैंने कही कि जाकी रही भावना, जैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसा दृश्य होता है। जैसे अगर मतलब मन जैसा है, दृष्टि का मतलब यहाँ मन, अगर आपका मन अच्छा है तो सब कुछ आपको अच्छा दिखाई देगा। अगर मन खराब है तो आपको सब चीज़ें खराब ही खराब दिखाई देंगे। और इन सब का अनुभव हम सबके पास होता ही है, सबके पास होता है। हम जो बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे निबंध का, वो यही है कि हम वही होते हैं जो हमारे विचार होते हैं। विचारा ही मनुष्याणाम कहा गया, विचार ही मनुष्य होता है। जैसे हमारे विचार हैं वैसा ही मनुष्य होता है। आप इसे भी ले सकते हैं। अगर फिल्म का उदाहरण देना चाहें तो मैं बता सकता हूं कि एक अकीरा कुरोसावा की फिल्म है द रोसोमन। रोसोमन में एक ही घटना को चार लोग चार तरीके से व्याख्यायित कर रहे हैं। अब आप देखिए घटना एक ही है, एक ही घटना है और चार तरीके से लोग बता रहे हैं, और चारों का ये दावा है कि हमने देखा है उस घटना को। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। मतलब वर्ल्ड की 10 जो है सबसे ज़्यादा शास्त्रीय फिल्में मानी जाती, क्लासिकल फिल्में, उनमें से एक है, जापानी फिल्म है द रोसोमन। इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। अब पूरी कहानी तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको।
अब्राहम लिंकन के बारे में आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी। आपको मालूम है कि उन्होंने खासकर जो दास प्रथा है उसके खिलाफ कानून बनाया था, तो उसको लेकर के अमेरिका के दक्षिण भाग में बहुत आंदोलन हो रहा था अब्राहम लिंकन के खिलाफ। अब्राहम लिंकन को बहुत बुरा बुरा कह रहे थे। तो एक घटना ऐसी मतलब दर्ज मिलती है इतिहास में कि उनकी जो पत्नी थी, लिंकन साहब के सामने बहुत ही दक्षिण अमेरिका के जो लोग थे उनको बहुत उल्टा सीधा कहने लगे कि वो लोग क्या लोग हैं, समझते नहीं हैं, उनको सेना भेज करके कुचल देना चाहिए, फलाना फलाना। तो इस पर लिंकन ने कहा अपनी पत्नी से कि देखो, अगर उनकी जगह हम होते तो हम भी वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरत बात कही। आप इस तरह के उदाहरण भी बाकायदे डाल सकते हैं। गांधी जी को आप देखिए कि गांधी जी ने अपने को गोली मारने वाले के लिए क्या कहा, हे राम कह के मेरे उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे ये क्या हो गया, अरे मुझे बचाओ, नहीं, हे राम। यानी कि उनको जिसने गोली मारी उसके प्रति उनके मन से, उनके मुंह से कहीं कोई बुराई के शब्द नहीं निकले। और ये आप ईसा मसीह के बारे में भी देखते हैं कि ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, और जो उन्होंने सूली पर चढ़ाया उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, इन्हें माफ़ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं तो ये माफ़ करने के काबिल हैं। तो ईसा मसीह का व्यक्तित्व बता रहा है, अपने बारे में उनका अवेयरनेस बता रहा है ना, कि उनका अपने बारे में अवेयरनेस क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। जब आप इनको ले करके और अपना निबंध लिखने बैठेंगे, इनको पिरोने लगेंगे, तो थोड़ा सा व्याख्यायित भी करेंगे, टुकड़े टुकड़े तो नहीं करेंगे। अब इनको आपको ज्वाइंट करना है और कुछ इस तरह से जोड़ना है कि कहीं जोड़ दिखाई न दे, एक खूबसूरत सा हिस्सा मालूम पड़े, जैसे कि कोई नदी बिना किसी विभाजन के और बह रही है और उसमें लगातार एक प्रवाह बना हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं और मैं चाहूँगा कि बाकायदे आप इन पॉइंट्स को आधार बना करके आप एक निबंध लिखें जिसकी शब्द सीमा वही 1000 से 1200 शब्दों के बीच में हो, और इसमें आप अपने भी पॉइंट्स लेकर के आएँ। और कोई पॉइंट्स अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप उसे निकाल भी दें। जैसे मान लीजिए कि उसे आप अपने निबंध में डाल करके उस तरीके से सहजता नहीं ला पा रहे तो आप उसे निकाल दीजिए, आप अपने ढंग से ले आइए। मैं तो केवल आपकी इसकी वजह से मदद करना चाह रहा हूँ, यूँ कह लीजिए कि एक मार्ग का दर्शन करा रहा हूं कि आप इस रास्ते पर चलिए, लेकिन आपको ऐसा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।